वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके नोट्स नहीं मिल पा रहे स्टूडेंट्स को, बेसिकली मैं वो टॉपिक पहले कवर कर दे रही हूँ। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी बेसिकली इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जो मेंस लिख रहे हैं वो ऐसा आंसर लिख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो होता है इसको जानने के लिए हम इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्राइस है, ठीक है, जो भी आपका, क्योंकि आपको पता है ये पॉलिसी है जो कि प्राइस से रिलेटेड है, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट होंगे जिसका भी प्राइस होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस दे आर प्रेजेंटेड बिलो द डिज़ाइन अप्रोप्रिएट प्राइस पॉलिसी। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है जो प्रोडक्शन एंड जो सप्लाई होता है किसका, एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी आपको समझ जाना चाहिए दिमाग से क्लिक, यानी कि आपके जो भी क्रॉप रिलेटेड लाइक राइस, व्हीट, आपका मेज, ठीक है, मे बी फ्रूट्स, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो हम ग्रो करते हैं एंड फिर जो हम ग्रो होने के बाद हार्वेस्ट करते हैं फील्ड में, वो सारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो उत्पादन होता है और उसके बाद उत्पादन के बाद उनका जो सप्लाई होता है, यानी हमने प्रोडक्शन लिया तो हम उसको मार्केट में भेजेंगे, दैट इज सप्लाई करेंगे, फिर वो बिकेगा। तो जो सप्लाई है दे कैन नॉट बी एडजस्ट क्विकली टू चेंजेस इन द प्राइस और डिमांड, मतलब उसको हम जो मतलब प्रोडक्शन एंड सप्लाई जो है, जो भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है उनको हम एकदम फटाफट चेंज नहीं कर सकते डिमांड और आपका जो डिमांड्स और जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। यानी सडनली अगर डिमांड्स बहुत बढ़ जाएगा तो क्विकली प्रोडक्शन नहीं एकदम ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है, या फिर सप्लाई को एकदम से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जितना प्रोडक्शन किया था हम उतना ही सप्लाई कर पाएंगे, भले उसकी डिमांड्स अभी ज़्यादा है, तो एकदम से क्विक नहीं हम एक्शन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कमोडिटी जो उनको ग्रो करने में टाइम लगता है। और ऐसे ही प्राइस में भी अगर फ्लक्चुएशन हो गया, अब टमाटो ग्रो कर लिया है, ठीक है, टमाटर लगा लिए, फार्मर्स ने कटाई हो गई, सब हो गई, अब सडनली प्राइस बहुत ड्रॉप हो गया, तो एकदम से तो फार्मर मतलब उसको कुछ नहीं कर सकता ना, सडनली चेंज करके दूसरा क्रॉप तो नहीं ग्रो कर सकता ना, उसको उसी प्राइस पे लो प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि दे कैन नॉट बी लाइक क्विकली टू चेंज इन द प्राइस और डिमांड और प्राइस के बेसिस पे हम नहीं चेंजेस कर सकते हैं। नाउ वेरिएबिलिटी इन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रीजन टू रीजन, ऑब्वियस सी बात है, हर रीजन में हर चीज़ें अलग अलग रेट पे अवेलेबल रहती है। किसी जगह पे ये चीज़ पर्टिकुलर कोई चीज़ है, अब आप XYZ मान लीजिए, तो वो वहाँ पर महंगी होगी, मे बी आपकी सिटी में वो चीज़ महंगी है, यहाँ की सिटी पे वो सस्ती होगी। तो ये अलग अलग रीज़न टू रीज़न डिपेंड करता है जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमने जो खेती हम जो कर रहे हैं, तो हमारे सीड लेने से लेकर और फर्टिलाइज़र और जो भी इनपुट लेने से लेकर बीच में जो भी हमने यूज़ किया फर्टिलाइज़र, जो भी चीज़ें यूज़ की, वो सारे आपके इंक्लूडेड फॉर्म में, उसमें लेबर का चार्ज, सारी चीज़ें आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा। तो ये डिफ़र करता है रीज़न से रीज़न के अकॉर्डिंग। और थर्ड है यहाँ वाइड वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड हैंस प्राइजेस। ये आपको पता है, आपको भी ये चीज़ें पता होती हैं कि सेम थिंग पर उनकी क्वालिटीज़ अलग होती है। उसी टाइप का डुप्लीकेट कपड़ा हो सकता है, बट मेन जो असली कपड़ा है उसकी क्वालिटी अलग होगी और डुप्लीकेट की क्वालिटी अलग होगी। उसी तरह खाने में भी डुप्लीकेट आजकल आने लगा है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि प्लास्टिक के राइस और ये सारी चीज़ें, तो डुप्लीकेट चीज़ें अलग होती हैं, ओरिजिनल चीज़ अलग होती है। तो जो एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट क्वालिटीज़ के मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हाई क्वालिटी अफोर्ड कर पाए, तो उसका रेंज थोड़ा कम रहता है। जैसे राइस के भी बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, HMT राइस, एंड देन फिर लो कॉस्ट पे जो राइस मिलता है, जो कि आपके जो भी जो आपके फेयर प्राइसेस शॉप रहते हैं वहाँ पे जो दिया जाता है, तो वो राइस की क्वालिटी अलग है। मार्केट में जो मिलता है HMT उसकी अलग है, बासमती अलग है, तो सबकी क्वालिटीज़ अलग है, तो उसके क्वालिटीज़ के बेसिस पे उनके प्राइस भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो प्राइस है ये डिपेंड करते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। सो द नेक्स्ट इज़ द प्राइजेस
or the price of the farm products in general they exhibit co-movement at least within a ग्रुप। तो जो भी आपका फार्म प्रोडक्ट्स का जो प्राइस है तो जो वो क्या एग्जिबिट करता है जर्नल वे में बताएं तो वो जो कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप है उनका एक को मूवमेंट एग्जिबिट कर रहा है, यानी फार्मर्स का एक ही तो फार्मर नहीं लगाता, ग्रुप ऑफ मतलब उनके फैमिली हेल्प करते हैं और भी चीज़ें जो उनका यूज़ करके, यानी एक को मूवमेंट रहता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो जो है फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं, यानी उसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है एंड फिर उसका प्राइस डिटरमाइन होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द प्राइस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स वेरी अक्रॉस स्पेस। तो ये भी वही है जैसे हमने रीज़न टू रीज़न देखा, इसलिए इसका एक्सप्लेन नहीं करूँगी। द प्राइस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स इन जनरल रिमेन लो इन द पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड। तो फार्म प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं, ठीक है, वो पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड के दौरान रिमेल हो जाते मतलब लो हो जाते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है ना। उसके बाद उसका प्राइस यानी मान लो आपने हार्वेस्टिंग की तो उस दौरान आप जो स्टेज पे बेचेंगे उसका इतना प्राइस नहीं रहेगा अगर उसके बाद प्रोसेसिंग करके अगर मॉडिफाइड करके भेजेंगे उसके कंपैरिजन में। तो देयर आर मल्टीपल प्राइस इन द सेम मार्केट एट द पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक ही समय में एक ही प्रोडक्ट के सेम मार्केट में अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि आप भी अगर कोई एक मार्केट है आपके घर के आसपास, वहाँ आप जा रहे हैं तो आपको कोई चीज़ लेनी है मान लीजिए, तो आप 2-3 दुकान घूमते हैं क्योंकि सेम प्रोडक्ट के लिए आपको उसी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग दुकानें हैं, बट प्राइस में फ्लक्चुएशन रहता है। किसी जगह पे हो सकता है वो 2 रुपये कम लगा रहा हो, किसी जगह में 1 रुपये ज़्यादा लगा रहा हो, ये प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे खाना है, चाहे अदर जो भी चीज़ें हैं। नाउ इसी में नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्राइस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेबलाइज द एग्रीकल्चरल प्राइस। ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो प्राइस, क्योंकि प्राइस को यहाँ पर जो वर्ड है स्टेबलाइजेशन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चरल जो भी आपके प्राइजेज़ हैं, क्योंकि सडनली डिमांड और प्राइस अगर चेंजेस बार बार होता रहेगा, डिमांड बहुत प्राइस बढ़ जाएगा, फिर कभी एकदम गिर जाएगा, तो फार्मर के लिए अनइवन सिचुएशन हो जाएगी, उनको डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्रॉपिंग सिस्टम्स का सिलेक्शन वो सही रूप से नहीं कर पाएंगे। बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन का? प्राइस स्टेबलाइजेशन का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि एक मतलब रीज़नेबल लेवल ऑफ लिविंग, ताकि सभी लोग थे वो जो कमोडिटी या प्रोडक्ट उसको ले पाए, तो वो एक रीज़नेबल लेवल पे रहना चाहिए प्राइस। तो इसका एक एश्योरेंस और इसके साथ ही जो भी पैरिटी है विद अदर सेक्टर के साथ, तो उनका भी प्रोडक्शन के साथ एडजस्टमेंट अदर सेक्टर के साथ जो भी पैरिटी है उसको भी बनाए रखना ताकि डिस्टर्ब मत हो ये पैरिटी, एंड एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू डिमांड। ठीक है, जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर पाएँ, यानी वो डिमांड को हम फुलफ़िल कर पाएँ, इसलिए प्राइस रीज़नेबल रहना बहुत ज़रूरी है, स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो भी आपका जर्नल प्राइस लेवल है आपके वर्ल्ड पे जो प्राइस चल रहा है उसके रिलेशन में जो आपका जर्नल प्राइस का जो लेवल है वो भी स्टेबलाइज रखना, जिससे कि मतलब जो बोल सकते हैं हम प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है वो ज़्यादा ना हो। सो द कंसर्न बाय द spiraling price of agriculture and food articles, the government is likely to set up price stabilization fund so that along with a market interventions plan for key agricultural products। तो ये एक फंड जो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइस, जिससे कि जो मैंने अभी ऊपर आपको पॉइंट्स बताए ये ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ना ज़रूरत क्यों है एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी की। तो ज़रूरत इसकी इसलिए है क्योंकि पहले हमने देखा जो स्टेबलाइजेशन भी वर्क कर रहा है, और इसके बाद और कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी है उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस यानी एक स्पेशल रोल होता है कहाँ पर, जब लाइक आपका maladjustment in the demand and supply and like jump up and down the equilibrium price level। जो भी आपका डिमांड एंड सप्लाई,
ठीक है, उनके जो एक प्राइस लेवल के बीच का जो अप डाउन है, उनका जो इक्विलिब्रियम है, उसको एडजस्टमेंट करने में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रोल होता है। क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई मतलब आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिमांड है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए जब तक आप सप्लाई नहीं करेंगे तो डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी। तो ये इसका जो एक इक्विलिब्रियम है, और इसके लिए प्राइस लेवल भी सही होना चाहिए। मान लो डिमांड बढ़ता है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर वो जो व्यक्ति है वो उस चीज़ को हाई रेट पे खरीदेगा, क्योंकि वो डिमांड है उस चीज़ की। तो भले प्राइस हाई है पर वो व्यक्ति खरीदने पे मजबूर है उस चीज़ को। तो ये यहाँ पर पॉइंट। नाउ द सेवरल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर बेसिकली बहुत सारा इनिशिएशन किया है फार्मर्स एंड कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो कुछ मेजर्स हैं यहाँ पर। पहला तो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस, ठीक है, यानी जो भी आपके अदर बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि आपने देखा था फूड स्टॉक का जो बफर स्टॉक मेंटेन करना और ये सारी चीज़ें, तो इसमें ये वो तो आपकी पीडीसी से रिलेटेड था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड। यहाँ पर प्राइस लेवल से रिलेटेड जो भी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस है वो सारे आएंगे। और जो कि मैंने आपको बताया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है एट फिक्स इशू प्राइजेस, और राशनिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक स्टेट टू स्टेट। ठीक है, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर कि वो पहले अपने स्टेट को फुलफ़िल कर लें, जो मतलब जो भी आपका पीडीसी में जो उनको राशनिंग प्रोवाइड करना है, देन फिर उसका मूवमेंट हो। अदरवाइज़ मूवमेंट जो है स्टेट टू स्टेट उसको रिस्ट्रिक्ट करना, और जो भी इशू प्राइजेज़ हैं उनको फिक्स करना ताकि एक प्राइस लेवल मेंटेन रहे। थर्ड, मैक्सिमम कंट्रोल प्राइस, एज्योर्ड मिनिमम प्राइजेस ऑन आपका स्टेचुरी मिनिमम प्राइजेस, द बैन ऑन द एक्सपोर्ट एंड स्टिपिंग अप ऑफ इम्पोर्ट्स, रेगुलेशन ऑफ द फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो ये सारे चीज़ों के लिए नीड है, ठीक है, कि सही प्राइस पॉलिसी रहे, क्योंकि जो भी आपका प्राइस है उसमें मैक्सिमम कंट्रोल वाला जो पॉइंट है वो, एंड देन आपका मिनिमम प्राइस वैल्यू को भी एज्योर करना, मैक्सिमम प्राइस जो हो रहा है उसको कंट्रोल करना, अधिक प्राइस ना बढ़े किसी चीज़ का, और साथ ही ज़्यादा बैन मतलब एक्सपोर्ट पे बैन लगाना, और इम्पोर्ट जो है उसमें स्टेपिंग। नाउ जो भी फ्यूचर में जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें भी रेगुलेशन के लिए मिनिमम जो आपकी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी है उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मिनिमम प्राइस ऑफ द शुगर केन और यस फॉर द शुगर केन टू शुगर फैक्ट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस थोड़ा मिनिमम होगा तो मोर नंबर ऑफ शुगर केन वो ले पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन होगा। फ्लोर एंड सेलिंग प्राइजेस, कंट्रोल ऑन द फ्यूचर ट्रेडिंग एंड इम्पोर्ट हैव बीन द मेजर पॉलिसी मेजर टेकन फॉर रेगुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ द रॉ कॉटन एंड जूट। ये जूट और कॉटन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशन है वो है। हिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसीज, ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर बता दूँगी मैं। पहले हम देख लेते हैं CACP जो कि प्राइस पॉलिसी से रिलेटेड है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी इसका एक मतलब वर्ड बार बार देखा था। तो ये जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, जिसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में APC इसको बोला जाता है और फुल फॉर्म में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में 1965 में, जो कि किसके रिकमेंडेशन में हुआ था? फूड ग्रेन पॉलिसी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ LK झा। द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आर, तो पहला ईयर याद रखिएगा किस कमेटी या किसके रिकमेंडेशन में हुआ था, और थर्ड चीज़ याद रखना चेयरमैन कौन था या चेयर का मतलब चेयरमैनशिप किसने निभाया था। तो यहाँ पर हम MSP जो बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये एक चीफ फंक्शन है टू सेट अ फ्लोर टू डाउनवर्ड द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइजेस। अगर मैंने बार बार आपको MSP वाले वीडियो में बताया था कि एक निर्धारित रेट अगर न्यूनतम रेट तय है तो फिर प्राइस में ऊपर नीचे नहीं होगा, जो सरकार है उस रेट पे वो खरीदेगी, चाहे मार्केट में ऊपर हो रहा है प्राइस चाहे नीचे हो रहा है। तो प्राइस को मार्केट प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशन है उसके लिए यहाँ पर ये किस मतलब मेन रोल प्ले करता है कि जो प्राइस है वो इस सरकार के अकॉर्डिंग रेट पे मेंटेन रहेगा, भले मार्केट पे अप डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? अ सेट ऑफ फ्लोर जो है उसके रूप में एक चीफ फंक्शन निभा रहा है। सो ये जो भी अनसर्टिनिटी है, क्योंकि जो मार्केट में अप डाउन हो रहे हैं उसके अगेंस्ट एक इंश्योरेंस, जो भी फार्मर्स को एक इंश्योरेंस दे रहा है कि आप
टेंशन मत लीजिए, मार्केट में भले प्राइस अप डाउन होगा बट सरकार उस रेट पे खरीदेगी। सो नेक्स्ट वन इज़ द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो ये क्या है हम देख लेते हैं। जो आपका APC है दे हैज़ नॉट फेवर्ड मैक्सिमम और सेलिंग प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। और आप ही सोचिए, एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ है उसके अगर बहुत हाई प्राइजेस हो जाएंगे तो हर व्यक्ति खरीद नहीं पाएगा उस चीज़ को, इसलिए ये सपोर्ट नहीं करता कि बहुत मैक्सिमम वैल्यू रखे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का। लाइक इन केस ऑफ फूड ग्रेन द स्टेट वर अनेबल टू इन्फोर्स लीगली फिक्स्ड मैक्सिमम प्राइस, प्राइवेट स्टॉक टेंडेड टू गो अंडरग्राउंड। यानी कोई भी स्टेट जो है, जो लाइक फूड ग्रेन के केस में यहाँ पर बात की जाए, वो उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो किसी को लीगली फोर्स करे कि मतलब मैक्सिमम प्राइस फिक्स करके रखे। तो ये यहाँ पर नाउ थर्ड जो है दैट इज़ द प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है आपका, जो ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है ये हमेशा क्या होता है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। एंड जो गवर्नमेंट्स हैं ये प्रोक्योर करते हैं कि जो भी आपके ऐसे डिफिक्ट स्टेट हैं एंड जो भी वनरेबल सेक्शन है पॉपुलेशन का, यानी जो गरीब जनता है और जो ऐसे स्टेट है जो इतने डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, बेसिकली उन स्टेट को प्रोक्योर करने की कोशिश रहती है गवर्नमेंट्स की। और APC they take into account market price or minimum price they announced in the season, marketing and processing costs. They are likely impact on the level of procurement prices on the farmers own cost of living and the external competitiveness of the commodities concerned. Basically जो भी ये आपका APS है ये क्या करता है, जो आपके मिनिमम यानी MSP को भी अनाउंस करेगा जो पर्टिकुलर सीज़न में, क्रॉप सीज़न में अनाउंस होता है, और जो फार्मर्स का मार्केट और कॉस्ट यानी प्रोडक्शन जो उन्होंने किया उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उसको भी बोल सकते हैं हम निर्धारित करता है। एंड दे आर लाइकली इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑन द फार्मर्स ओन कॉस्ट ऑफ लिविंग। बेसिकली उनका इम्पैक्ट जो बोल सकते हैं वो मोस्टली अगर हम बात करें तो जो फार्मर का खुद का जो लिविंग कॉस्ट है एंड जो भी एक्सटर्नल कमोडिटीज़ जो कि ऐसे कॉम्पिटिटिवनेस वाले जो कमोडिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉस्ट है उसके लेवल को उसके मतलब जो भी प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसके लेवल को बेसिकली ध्यान देता है, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये ना इशू प्राइजेस दिस आर बिलो ओपन मार्केट प्राइस एंड मतलब ये जो आपका मार्केट प्राइस है इससे हमेशा इशू प्राइसेस कम रहेंगे और हमेशा ये प्रोक्योरमेंट प्राइस से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। फूड ग्रेन प्राइसेस दिस अप्लाइड थ्रू फेयर प्राइस शॉप एंड राशनिंग एट द सब्सिडाइज रेट एज पर इशू प्राइसेस। इशू प्राइसेस के बेसिस पे जो भी आपका फेयर राशनिंग शॉप्स हैं वहाँ पर राशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो पॉइंट्स था यहाँ पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, तो जो इतना रिलेटेड चीज़ें था एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का मैंने वो बता दिया। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो फिर ये जो है मैं ये जो PDF है मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसका एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज़ का मैंने वो आपको बता दिया। सो कुछ समझ ना आएगा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी किसी दूसरे वीडियो में, यानी इसको और थोड़ा अच्छे से डीप में। बाकी जो इम्पॉर्टेंट तो इतना ही था, क्योंकि मतलब ये बहुत नीचे का टॉपिक है, तो इससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया कि नीड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और फुल फॉर्म क्या है और रोल क्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहीं शेयर करती हूँ PDF, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन और PDF सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। और वीडियो को